अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ये रात का वक्त था। हर चीज़ अंधेरे में डूब चुकी थी। दूर तक जाती सुनसान वीरान सड़क और गहरा होता अंधेरा असद की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो अजनबी शहर, कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। असद परेशान नज़रों से अपनी चारों एतराफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। गुर्बत ने असद को शहर आने पर मजबूर कर दिया था। गांव में कोई ऐसा काम था ही नहीं जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद कम उम्र में ही फोत हो गए थे। अब असद ही घर का बड़ा था। असद बैग उठाए अनजाने रास्ते की तरफ चलने लगा। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल गिर गया। उसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। असद के तो बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबराकर कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबराकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की हल्की रोशनी में अब वो बहुत देखभाल कर चल रहा था और तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हुदूद से बाहर निकल आए। अचानक एक आदमी ने पीछे से असद को आवाज देकर कहा, बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज पर असद इतना खौफजदा हो गया कि पीछे देखे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हुदूद से बाहर निकल आया। जब उस आदमी ने एक बार फिर असद से कहा, अरे बेटा बात तो सुनो। असद रुककर उस आदमी को देखने लगा। उसने बताया, डरो मत, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। वो बड़ी उम्र का आदमी था और हारिस की आंखों में डर को देखकर कहने लगा, बेटा मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र तुम पर पड़ी। इस जगह नए मालूम हो रहे हो। असद बोला, जी मैं गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में, लेकिन मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता और मुझे रिहाइश का भी कोई अता पता नहीं। तब वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा रिहाइश की तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब ही मेरा घर है, तुम रात मेरे घर रह सकते हो। बेटा किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। बेटा घर में मैं और मेरी बीवी ही होते हैं। घर में हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। बूढ़े की पेशकश पर असद की खुशी काबिल दीद थी। असद को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसकी इतनी बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफ़ी पुराना खस्ता हालत का लग रहा था। बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलकर असद को अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजब ठंडक लिए हुए था। बड़ा सहन था जहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की जानिब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा एक कमरा था जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दे रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली असद को वहशत से घूर रही थी, बल्कि न सिर्फ घूर रही थी, बिल्ली की नज़रों से असद को अजीब ही वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में लगी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा असद को लेकर बढ़ा।
सीढ़ियां ऊपर की जानिब जा रही थीं। असद भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बराबर में एक छोटा सा बाथरूम था। तब बूढ़े ने रुककर कहा, बेटा ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तब असद बोला, जी नहीं शुक्रिया, मैं सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। बूढ़े ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। असद बूढ़े के जाने के बाद सारे कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था, कोने में सिंगल बेड रखा था और बेड के सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थीं। असद एक तरफ बैग रखकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो खुद को काफ़ी पुरसुकून महसूस कर रहा था। वो लेटने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद खिड़की बंद करने लगा। वो खिड़की बाहर की जानिब खुलती थी। उस खिड़की की तरफ देखने लगा तो खिड़की से नज़र आते कब्रिस्तान की तरफ उसकी नज़र पड़ी। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी इसलिए लेटते ही नींद की आगोश में चला गया। सुबह आँख उसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से उठा तो वो बूढ़ा उसे खिड़की से झांकता दिखाई दिया। बेटा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो वो बूढ़ा हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। बेटा नाश्ता कर लो, उसने ट्रे सामने रख दी। नाश्ता करने के बाद असद सो गया। रात को असद बाहर कहीं जा रहा था जब उस बूढ़े आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? असद ने कहा, जी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। बूढ़े ने कहा, वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे और हालात भी ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, तुम कल चले जाना, अभी तो मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने की भी इजाज़त नहीं दे सकता। असद ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अच्छी मुसीबत है यार, अभी तो रात के 9 ही तो बजे हैं। कैसी मुसीबत है कि अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। असद बेड पर आकर बैठ गया। उसे वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उस बूढ़े मियाँ बीवी की रोक टोक पर गुस्सा आया था। बिस्तर पर लेट लेट कर वो बेजार हो गया तो चोरी से कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाली खिड़की को खोलकर बाहर देखने लगा। सामने कब्रिस्तान नजर आ रहा था। वो काफी सुनसान इलाका था, आबादी भी बहुत कम थी। असद ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो 2 लड़कियां उसे नजर आईं जो कब्रिस्तान से गुजर रही थीं। वो 2 लड़कियां असद की तरफ देख रही थीं और हाथ के इशारे से असद को बुलाने लगीं। असद बहुत हैरान हुआ कि इतनी रात ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। असद ने डरकर फौरन खिड़की बंद कर दी और सो गया। रात फिर उसे घबराहट होने लगी। सारी रात जाकर गुजारी। कहीं फजर के वक्त जाकर उसकी आंख लगी। दूसरे रोज वो काम से वापस घर आ रहा था। पीछे से 2 लड़कियों ने असद को आवाज दी। असद रुककर उन लड़कियों को देखने लगा। पीछे वही 2 लड़कियां खड़ी थीं जिन्हें कल रात असद ने खिड़की से बाहर कब्रिस्तान में देखा था। उनमें से एक लड़की बोली, हमने तो आपको हाथ हिलाया था, लेकिन आपने तो ऐसे डर की खिड़की बंद कर दी जैसे हम दोनों चुड़ैले हों। अब असद की अक्सर आते जाते उन लड़कियों से मुलाकात हो जाती। जिस वक्त असद काम पे आता था तो वो लड़कियां भी उस वक्त एकेडमी से पढ़कर आती थीं। असद को शौक चंचल सी सबा अच्छी लगने लगी थी। अब हारिस और सबा एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। एक बार सबा ने असद से रात को मिलने की फरमाइश की। तब असद बोला, सबा तुम मेरे मालिक मकान को नहीं जानती, शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते। लेकिन फिर भी असद मिलने की हामी भरते हुए घर चला आया और रात जब वो बूढ़ा खाना लेकर ऊपर आया तो असद सोने की एक्टिंग करने लगा। जब वो बूढ़ा चला गया कुछ देर बाद असद सहन में झांककर नीचे देखने लगा कि कोई है तो नहीं और इत्मीनान से वो नीचे चला आया। वो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी सोने के लिए कमरे में जा चुके थे। असद ने सहन में लगे दरख्त की जानिब पलट कर देखा तो वहां बिल्ली भी मौजूद नहीं थी। सुख कर सांस लेते हुए दरवाजा खोला और वो बाहर चला आया। वहां सबा उसका इंतजार कर रही थी।
सबा उसे सामने कब्रिस्तान में ले आई। इतनी रात में असद जाते हुए डर रहा था। सबा उसे अपने बारे में बताने लगी कि मैं और वो दूसरी लड़की, हम दोनों सहेलियां हैं और दूसरे शहर से तालीम की गर्ज से यहाँ आई हैं। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला कि असद ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। ओफ, इतनी देर हो चुकी है। असद घबराकर खड़ा हुआ और सबा को खुदा हाफिज कहकर घर चला आया। घर में दाखिल होते असद की नजर दरख्त पर बैठी बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली असद को ही घूर रही थी और वो किराएदार बूढ़ी भी जाग रही थी। असद को घर में दाखिल होते देखकर बोली, तुमको मना भी क्या था, इतनी रात भर घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। असद बोला, अम्मा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। असद के ये अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि वहां तो कोई मौजूद ही नहीं था। वो अम्मा अचानक गायब हो गईं। असद खौफजदा नजरों से इधर उधर देखने लगा। असद ने सोचा, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो घबराता हुआ अपने कमरे में चला आया। असद को अचानक लगा कि उसके पीछे पीछे कोई आया है। उसने आगे पीछे भी देखा मगर कोई नहीं था। गुलाब की तेज खुशबू उसे महसूस हुई। वो जो कि बिस्तर पर दराज था घबराकर उठकर बैठ गया। निस्वानी कह के उसकी समातों से टकराए। कौन है, कौन है? असद ने डरते डरते पूछा। वो खौफजदा अपने चारों तरफ देखने लगा मगर वहां कोई नहीं था। पूरी रात उसे लगा कि कोई निस्वानी हाथ उसे सर से हिलाता रहा है। फजर के वक्त तक यही सब होता रहा। रात को असद की मुलाकात सबा से हुई। सबा असद को देखकर बोली, काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं। असद ने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं कुछ दिनों तक अपने गांव जाऊंगा तो तुम्हारी और अपनी शादी की बात करूंगा। सबा ने बेयकीनी से पूछा, असद क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? तब असद बोला, हाँ सबा, मैं वादा करता हूँ कि शादी तुमसे ही करूँगा। घर आकर असद बैग पैक करने लगा क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था। आज रात भी सबा ने असद को पार्क में मुलाकात करने का कहा था। सबा से रात को मुलाकात के बाद पार्क से वापसी पर असद का पाँव किसी पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च चलाई ताकि रास्ता देख सके। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र पर पड़ी। असद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कब्र की तख्ती पर लिखा था जहांगीर। असद बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ तो उसी कब्र के बराबर में एक और कब्र थी जिस पर लिखा था नजीरा जहांगीर। ये दोनों कब्रें उन 2 बूढ़े मियाँ बीवी की थीं जिनके घर में वो इतने दिन से किराए पर रह रहा था। असद को लग रहा था कि अब वो बेहोश होकर रह जाएगा। असद के पीछे एक कब्रें बनाने वाला आदमी आया और उसने असद से पूछा, भाई क्या हो गया? असद ने बड़ी मुश्किल से पूछा, ये दोनों कब्रें किसकी हैं? असद के टूटे फूटे अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे थे। तब उस कब्रें बनाने वाले ने बताया, भाई ये दोनों मियाँ बीवी थे, सामने वाले घर में रहते थे। आज से 5 साल पहले शुएब साहब के घर में डाकू घुस आए थे और बेरहम डाकुओं ने जहांगीर और उसकी बीवी नजीरा को कत्ल कर दिया था। असद ने डरकर उस घर की तरफ देखा जहां वो इतने दिन से रह रहा था। अगर वो बूढ़ा बूढ़ी मर चुके थे तो वो इतने दिनों से किसके साथ रह रहा था? असद भागकर घर की तरफ गया। मुझे किसी भी हाल में अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। असद खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ और तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। अपना सामान पैक ही कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो असद मजीद खौफजदा हो गया। सीढ़ी वाली खिड़की से देखा तो सामने सबा और उसकी सहेली खड़ी थी। असद सबा को देखकर हैरान रह गया। असद ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? सबा ने कहा,
اسد میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اسد صبا کی یہ بات سن کر جلدی جلدی سامان پیک کرنے لگا۔ تبھی اسد کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ صبا تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ اسد پاس کھڑی صبا سے پوچھنے لگا۔ تبھی صبا کے ساتھ جو دوسری سہیلی تھی وہ بولنے لگی، اب ہمیں تم کو سچ بتا دینا چاہیے اسد، ہمارا تعلق جنات قبیلے سے ہے اور ہم سب مر چکے ہیں، صبا بھی، اور باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی تھی وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تو پہلی نظر ہی میں صبا آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو صبا کو بہت روکا کہ ہم جنات لڑکیاں ہیں اور تم انسان ہو۔ وہ بوڑھا بوڑھی جن کے ساتھ تم رہ رہے تھے وہ ہمارے ماں باپ تھے، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں، ہم سب بھی کب کی مر چکی ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اسد کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ اسد کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اسی وقت سیڑھیوں سے وہ بوڑھا شخص نیچے آیا اور بولا، اسد تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے لیے بیٹے کی طرح ہو۔ اسد نے خوف زدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا اور اندر کمرے میں بیٹھ گیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ اسد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور بوڑھے بوڑھیوں کی سسکتی ہوئی آوازیں سنتا رہا۔ وہ جنات ساری رات کمرے کا دروازہ بجاتی رہی۔ باہر دروازے سے صبا کی روح بولی، اسد تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسے ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ اسد مسلسل کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ پوری طرح اور تیزی سے بس بھاگے ہی جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کے گال پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کی حویلی سے زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ اتنے مہینے جنات کے ساتھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ غلطی سے بھی اس علاقے میں نہیں گیا، لیکن 10 سال بعد ایک بار اتفاقاً کسی کام سے جب اسد اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اسی گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ آج 10 سال بعد بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ اسد کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے اتنے مہینے قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسد کو دہشت سے خوف زدہ کر دیا۔ صبا کھڑکی میں کھڑی ہوئی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ اسد نے خوف زدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل گیا۔